जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, जिसको हिंदी में हम रजो धर्म चक्र के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, और साथ में बात करेंगे कि कोई फीमेल प्रेगनेंसी कब धारण करती है, यानी कि किसी फीमेल में प्रेगनेंसी कब पॉसिबल होता है। और उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि रजो धर्म चक्र जो होता है उसको और भी नामों से जाना जाता है। हाँ, उसको और भी नामों से जाना जाता है। वो है मंथली साइकिल, जिसको हम एमसी कहते हैं, और हिंदी में बात करें तो इसको हम मासिक चक्र के नाम से जानते हैं, और इसी को हम महावरी या फिर ऋतुस्राव के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये तो रहे इसके अन्य नाम। अब हम बात कर लेते हैं कि किसी भी व्यक्ति को हम कैसे बताएंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। तो उसके लिए थोड़ा सा परिभाषा आपको याद करना होगा, जो हम अभी आपको बताएंगे। चलिए चलते हैं उस परिभाषा की ओर, जिससे आप सामने वाले को समझा सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। देखिए, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो मादा के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, यानी कि फीमेल जो होती है उसके जनन तंत्र में कुछ प्राकृतिक बदलाव होता है। अब उस प्राकृतिक बदलाव की वजह से वहां से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और जिन हार्मोन्स को हम कहते हैं फीमेल हार्मोन्स। वो फीमेल्स का अपना हार्मोन्स होता है, इसलिए उसको हम फीमेल हार्मोन्स कहते हैं। अब जो फीमेल्स हार्मोन्स होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन, जिसके बारे में अभी हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, जब हार्मोन्स रिलीज होता है उसी हार्मोन्स की वजह से फीमेल की यूटेरस में और ओवरीज में, यानी कि गर्भाशय में और अंडाशय में चेंजेस आती है, बदलाव आती रहती है, जिसकी वजह से कोई फीमेल जो होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ओवरी और यूटेरस में जब चेंजेस आती है तो उसी समय फीमेल में प्रेगनेंसी पॉसिबल होती है। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो होता है मादा में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो कब तक होता है, कितने दिनों का होता है, और ये किस उम्र में आता है, किस अवस्था में आना शुरू होता है। देखिए, जो मादा का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मंथली साइकिल होता है, एमसी होता है, वो होता है 28 दिनों का। 28 दिनों तक किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहता है। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है दोस्तों, ये आता है प्यूबर्टी एज में। प्यूबर्टी एज यानी कि यौना आरंभ में। अब यौना आरंभ क्या होता है? 12 से 13 वर्ष की जो अवस्था होती है उसको हम कहते हैं प्यूबर्टी एज। अब इसी प्यूबर्टी एज में किसी फीमेल में आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि रजोधर्म चक्र। अब देखिए, रजोधर्म चक्र के दौरान अगर किसी मादा में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान किसी मादा में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तब क्या होता है कि मादा के यूटेरस की आंतरिक भित्ति, देखिए यहां पर हम थोड़ा सा फिगर बना देते हैं। देखिए, जो जो आंतरिक भित्ति है, अंदर की जो भित्ति है, यूटेरस की जो अंदर की भित्ति है, जिसको हम एंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, इसको हम एंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। अब ये जो एंडोमेट्रियम होता है वो नष्ट हो जाता है, ठीक है, डिजनरेट हो जाता है। और साथ ही साथ जो सेकेंडरी oocyte होता है, सेकेंडरी oocyte क्या होता है? फीमेल में फर्टिलाइजेशन में भाग लेने वाला जो होता है वो होता है सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte और जो यूटेरस का एंडोमेट्रियम होता है वो नष्ट हो जाता है और सेकेंडरी oocyte फट जाता है, और कुछ समय के बाद ये ब्लड के साथ बाहर निकलने लगता है। तो हम कहते हैं इसे मेंस्ट्रुएशन, यानी कि इस पूरी प्रक्रिया को हम कहेंगे मेंस्ट्रुएशन। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इन पॉइंट्स में कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए, आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जा सकता है और पूछा गया होगा, मादा में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो कितने दिनों का होता है। अब जो देखिए, मादा में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो होता है लगभग 28 दिनों का। 28 दिनों का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ये क्लियर हो गया। तो यहां से हमें 1 नंबर का क्वेश्चन मिल गया कि जो मादा में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो होता है 28 डेज का। इतना सिंपल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन सभी को याद नहीं रहते हैं। किसी फीमेल में जब
मेंस्ट्रुअल साइकिल पहली बार आता है लाइफ में फर्स्ट बार, यानी कि 12 से 13 वर्षीय अवस्था में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उसको कहते हैं मेनार्क। क्या कहते हैं? मेनार्क। यानी कि क्या? मेनार्क को कहेंगे हम रजो दर्शन। और किसी फीमेल में जब आखिरी बार उसके बाद कभी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है तो उसको कहेंगे मेनोपॉज। क्या कहेंगे? मेनोपॉज, जिसको हिंदी में कहेंगे ऋतुवृत्ति। बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगले पॉइंट में हम बात करेंगे कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो कितनी अवस्थाओं में पूरा होता है, यानी कि जो रजोधर्म चक्र होता है उसके कितने फेज होते हैं और कौन सा फेज कितने दिनों का होता है। देखिए, हम बात कर लेते हैं अगर इसके फेज की, तो ये 4 फेज का होता है, यानी कि 4 अवस्थाएं पाई जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, चलिए उनके नाम जान लेते हैं और उनके दिनों की संख्या भी हम जान लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें पहले फेज की, जो पहला फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो हो जाएगा मेंस्ट्रुअल फेज। क्या? मेंस्ट्रुअल फेज। और दूसरा फेज जो होता है वो होता है प्री ओव्यूलेटरी फेज। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद आता है प्री ओव्यूलेटरी फेज, और प्री ओव्यूलेटरी फेज के बाद आता है ओव्यूलेटरी फेज। अब देखिए, ओव्यूलेटरी फेज के पहले जो आएगा, यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं हमेशा कि पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज क्या है और प्री ओव्यूलेटरी फेज क्या है। देखिए, यहाँ पर प्री है, प्री यानी कि पहले, और पोस्ट यानी कि बाद में। ठीक है, प्री यानी कि पहले, पोस्ट यानी कि बाद में। देखिए, प्री ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं क्योंकि ओव्यूलेटरी फेज के ये पहले ही आ जाता है, और ओव्यूलेटरी फेज के बाद जो आता है उसको हम कहते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, और फिर से पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज के बाद आ जाता है मेंस्ट्रुअल फेज। ये तो रही 4 फेज। अब चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा फेज कितने दिनों का होता है। तो नंबर 1 पर अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल फेज की, जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है वो होता है 1 से 5 दिनों का। कितने दिन का? 1 से 5 दिनों का। ठीक है, 1 से 5 दिनों का मेंस्ट्रुअल फेज होता है। देखिए, यहाँ पर हमने डायग्राम में बना रखा है क्योंकि मेंस्ट्रुअल फेज में ब्लीडिंग होती है। मेंस्ट्रुअल फेज में ब्लीडिंग होती है, यानी कि खून आता है। तो यहाँ इसलिए हमने इसको लाल रंग से दिखा रखा है 1 से 5 दिन तक। फिर उसके बाद दूसरा फेज जो होता है वो होता है प्री ओव्यूलेटरी फेज। अब प्री ओव्यूलेटरी फेज कितने दिनों का होता है? प्री ओव्यूलेटरी फेज होता है 6 से 13 दिनों का। कितने दिनों का? 6 से 13 दिनों का। यहाँ पर हम देते हैं 6 to 13 डे, 6 to 13 डेज। और उसके बाद आता है ओव्यूलेटरी फेज, यानी कि जिसको हम ओव्यूलेशन भी कहते हैं, हिंदी में कहे तो अंडोत्सर्ग, यानी कि सेकेंडरी oocyte का अंडाशय से बाहर निकलना अंडोत्सर्ग कहलाता है। तो ओव्यूलेटरी फेज जो होता है वो होता है मात्र 1 दिन का, वो होता है 14वें दिन, 14th डेज कंप्लीट। उसके बाद अंत में आता है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज कितने दिनों का होता है? देखिए, यहाँ पर 14 के बाद जितने भी बचेंगे 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। 14 के बाद 15 से लेकर के जो 28 दिनों की अवस्था होती है, फेज होता है, वो होता है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। क्या कहेंगे यहाँ पर? 15th to 18th डे, 15 to 18 डेज जो होता है वो होता है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज का। अब यहाँ पर आपके मन में कुछ कंफ्यूजन होता है कि पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज के बाद फिर से मेंस्ट्रुअल फेज क्यों आ गया? फिर से मेंस्ट्रुअल फेज क्यों आ गया? आ जाएगा भाई, क्यों नहीं आएगा? उसका काम है आना, आ जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज के बाद मेंस्ट्रुअल फेज नहीं आता है। ठीक है, वो समय है, उस समय जो महिला होती है, फीमेल होती है, वो प्रेगनेंसी धारण कर लेती है, गर्भ धारण कर लेती है। कब? कोई फीमेल जो होती है उसमें प्रेगनेंसी पॉसिबल होता है ओव्यूलेशन के बाद, यानी कि ओव्यूलेटरी फेज के बाद, यानी कि पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में कोई फीमेल जो होती है वो गर्भ धारण कर लेती है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ओव्यूलेटरी फेज के बाद, ओव्यूलेटरी फेज के बाद मादा गर्भधारण करती है। देखिए,
जब गर्भ धारण हो जाएगा, कोई फीमेल में प्रेगनेंसी जब पॉसिबल हो जाएगा, तो उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल कुछ दिनों के लिए बंद हो जाता है। ठीक है, कुछ दिनों के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो एकदम से ठप हो जाता है, नहीं आता है, जब तक कि वो फीमेल प्रेग्नेंट है। प्रसव के बाद फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल आना शुरू हो जाता है। आई होप आप इतने पॉइंट्स को समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो समझने की पॉइंट थी वो थी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो कितने फेज का होता है, कितने फेज का होता है। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो होता है 4 फेज का। वो होता है मेंस्ट्रुअल फेज, प्री ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। और दूसरी जो पॉइंट समझने की है कि कौन सा फेज कितने दिनों का होता है, तो वो भी समझ लेते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है वो 1 से 5 दिनों का होता है। प्री ओव्यूलेटरी फेज जो होता है वो होता है 6 से 13 दिनों का। ओव्यूलेटरी फेज जो होता है वो होता है 14वें दिन, यानी कि 1 दिन का। फिर उसके बाद आता है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। जो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज होता है वो होता है 15 से 28 दिनों तक। ठीक है, 15 दिन से लेकर के 28 दिन तक वो चलता है। चलिए जल्दी से आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खासकर इस पॉइंट को ध्यान रखिए, इस साइकिल को ध्यान रखिए। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इन चारों फेजेस के बारे में अलग अलग से डिटेल में, कि कौन सी फेज में क्या होता है, कौन सा हार्मोन्स कब काम करता है, कौन सा हार्मोन्स कब रिलीज होता है। चलिए चलते हैं आगे, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले फेज के बारे में हम जान लेते हैं। पहला फेज क्या है? पहला फेज जो होता है वो होता है मेंस्ट्रुअल फेज, जो कि 1 से 5 दिनों का होता है। यहाँ पर ग्राफ में भी हमने दर्शा रखा है कि ये 1 से लेकर के 5 दिनों की जो अवस्था होती है वो कहलाती है मेंस्ट्रुअल फेज। अब चलिए बात कर लेते हैं इस फ्लो चार्ट की मदद से कि मेंस्ट्रुअल फेज में क्या क्या होता है और मेंस्ट्रुअल फेज में किस हार्मोन्स का रोल होता है। देखिए मेंस्ट्रुअल फेज में एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो होती है, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि ये दोनों फीमेल हार्मोन होती है। अब इन्हीं दोनों हार्मोन्स की कमी हो जाती है। ठीक है, 1 से 5 दिनों की जो अवस्था होती है उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन्स की कमी हो जाती है, जिससे जो यूटेरस की दीवार होती है, यूटेरस की दीवार, देखिए यूटेरस की दीवार कौन सी होती है? यूटेरस की दीवार। बना देते हैं फिगर ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए ये आपका है ओवरी और ये है यूटेरस, यूटेरस, और ये आपका है ओवरी, ओवरी। तो यूटेरस की दीवार जो होती है इसमें सिकुड़न आने लगता है, ये सिकुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एस्ट्रोजन होता है और प्रोजेस्टेरोन होता है, इसकी जो मात्रा होती है, इसकी जो लेवल होती है वो घट जाती है। अब घटने की वजह से जो यूटेरस की आंतरिक दीवार होती है, यूटेरस की जो दीवार होती है वहां पर कॉन्ट्रेक्शन होने लगता है, और कॉन्ट्रेक्शन की वजह से, उसी सिकुड़न की वजह से जो एंडोमेट्रियम होती है, एंडोमेट्रियम क्या है? एंडोमेट्रियम दोस्तों यूटेरस की सबसे अंदर की भित्ति होती है। ठीक है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूटेरस इज कॉल्ड द एंडोमेट्रियम। यूटेरस की सबसे अंदर की जो भित्ति होती है वो एंडोमेट्रियम कहलाती है। एंडोमेट्रियम नष्ट हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है, और साथ ही जो सेकेंडरी oocyte होता है वो भी फट जाता है। अब सेकेंडरी oocyte कहां से निकलता है? सेकेंडरी oocyte निकलता है इस ओवरी से। अब ये जो ओवरी से सेकेंडरी oocyte निकलता है ये भी फट जाता है और एंडोमेट्रियम नष्ट हो जाती है, और ये दोनों नष्ट होने के बाद ब्लड के साथ योनि से बाहर निकलने लगती है, यानी कि ये है योनि द्वार। क्या है? योनि द्वार। इसी योनि द्वार की सहायता से ये दोनों ब्लड के साथ बाहर निकलने लगती है, और इस पूरी प्रक्रिया को, और इसे जो हमने बताया फ्लो चार्ट, इसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो, और इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज। एक बार इस डायग्राम में भी देख लीजिए आप, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है वो होता है 1 से 5 दिनों का। अब इसी 1 से 5 दिनों के बीच में क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होती है, देखिए यहाँ पर एस्ट्रोजन हार्मोन्स का मात्रा हमने नहीं लगाया है, क्योंकि यहाँ पर एस्ट्रोजन हार्मोन्स की जो मात्रा है, लेवल है, वो कम है। तो इसकी वजह से जो यूटेरस की दीवार होती है वो सिकुड़ जाती है, सिकुड़ने की वजह से वो नष्ट हो जाती है, और सेकेंडरी oocyte जो होता है वो फट जाता है और ब्लड के साथ बाहर निकलने लगता है।
इसलिए हमने ब्लड लाल रंग का होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लाल रंग से बना रखा है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद। उसके बाद आता है प्री ओव्यूलेटरी फेज। अब प्री ओव्यूलेटरी फेज क्या होता है इसको चलिए जान लेते हैं, तब जब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरे फेज के बारे में, जिसको हम प्री ओव्यूलेटरी फेज के नाम से जानते हैं। अब प्री ओव्यूलेटरी फेज क्या होता है और इसमें क्या होता है, इसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं कुछ पॉइंट्स को, तब जाकर के प्री ओव्यूलेटरी फेज के बारे में हम आपको बताएंगे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो रजोधर्म चक्र होता है, वो सीधे कनेक्ट होता है ब्रेन से। ठीक है, सीधे कनेक्ट होता है ब्रेन से। अब ब्रेन से क्यों कनेक्ट होता है, इसका रीजन है, उस रीजन को आप समझिए। वहीं से सब कुछ शुरुआत होता है, कुल क्रियाधारा, सारा क्रियाधारा ब्रेन का होता है। देखिए, जो ब्रेन होता है, ब्रेन में पाया जाता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। क्या पाया जाता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। और उसी हाइपोथैलेमस ग्लैंड से सेक्रेट होता है गैनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड से सेक्रेट होता है गैनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये जो गैनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स है, वो आएगा एंटीरियर पिट्यूटरी में, यहाँ पर आएगा और एंटीरियर पिट्यूटरी से सेक्रेट कराएगा दो प्रकार के हार्मोन्स, जिसको हम कहेंगे FSH, यानी कि फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और दूसरा जो हार्मोन होगा वो होगा LH, जिसको हम कहेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब यहां पर हम बात करेंगे फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, देख रहे हैं यहाँ पर दो जगहों पर पूरा हो रहा है। कहाँ कहाँ, एक हो रहा है ओवरी में, जिसको हम कहेंगे ओवेरियन साइकिल, और दूसरा कंप्लीट हो रहा है हमारा यूटेरस में, जिसको हम कहेंगे यूटेराइन साइकिल। ठीक, तो चलिए अब इस चलते हैं फ्लो चार्ट की ओर, और इस फ्लो चार्ट की मदद से समझते हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज को, जिस प्रकार से हमने मेंस्ट्रुअल फेज को समझा। देखिए, हमने जस्ट अभी आपको बताया कि जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो कनेक्ट होता है सीधा ब्रेन से। ब्रेन में पाया जाता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड रिलीज करता है गैनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, और वो जो गैनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स होता है वो जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट करवाता है दो प्रकार के अलग अलग हार्मोन्स, जिनको हम कहते हैं FSH, यानी कि फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और दूसरा जो होता है वो होता है LH, जिसको हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। यहां तक हमने आपको इस डायग्राम के माध्यम से समझा दिया था। अब चलिए यहां से चलते हैं, इस पॉइंट को समझ लेते हैं। अब देखिए, अगर हम पहले हार्मोन्स की बात कर लेते हैं, इस पहले हार्मोन्स की, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के बारे में। अब वो जो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है वो क्या करता है, ये फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो होता है वो ब्लड के साथ आता है ओवरी में। कहाँ आता है, ओवरी में, यानी कि अंडाशय में आता है। अब अंडाशय में क्या होता है कि अंडाशय में पाए जाते हैं फोलिकल्स। देखिए, अगर आप यहाँ पर हम बना देते हैं, अंडाशय जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है। अब इसी अंडाशय में पाए जाते हैं छोटे छोटे फोलिकल्स। ढेर सारे फोलिकल्स पाए जाते हैं, और ये जो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है वो आता है ओवरीज में ब्लड के साथ। और इसी हार्मोन्स की उपस्थिति में, FSH हार्मोन्स की उपस्थिति में, जो फोलिकल्स होते हैं, ये जो छोटे छोटे फोलिकल्स हैं, ये हो जाते हैं मैच्योर। क्या हो जाते हैं, मैच्योर। अब ये जो मैच्योर हो जाते हैं वो तीन फेज में होते हैं। कौन कौन से, पहला होगा प्राइमरी फोलिकल्स। प्राइमरी फोलिकल्स मैच्योर होकर के सेकेंडरी फोलिकल्स बनाएगा, और सेकेंडरी फोलिकल्स जो होता है वो मैच्योर होकर के ग्राफियन फोलिकल्स बनाएगा। क्या, प्राइमरी फोलिकल्स, सेकेंडरी फोलिकल्स और ग्राफियन फोलिकल्स। अब देखिए, ये जो मैच्योर फोलिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये मैच्योर फोलिकल्स ही एस्ट्रोजन हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं। किसका, एस्ट्रोजन हार्मोन्स। यहाँ पर देखिए, ओवरीज में आएंगे, फोलिकल्स मैच्योर होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ FSH, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की उपस्थिति में फोलिकल्स मैच्योर हो जाएंगे और एस्ट्रोजन हार्मोन्स का सिक्रेशन करेंगे। और एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो होता है वो आता है यूटेरस की दीवार पर। देखिए, यहाँ पर एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो है वो पहुंच जाता है यूटेरस की दीवार पर। ये यूटेरस की दीवार है, इस यूटेरस की दीवार पर जो एस्ट्रोजन होता है वो पहुंच जाता है। अब पहुंचने के बाद क्या करता है, ये करता है सेल डिवीजन। क्या करता है, सेल डिवीजन।
और सेल डिवीजन करेगा। सेल डिवीजन करने के बाद ये बनाता है एंडोमेट्रियम, यानी कि एंडोमेट्रियम का फिर से निर्माण कर लेता है, जो कि एंडोमेट्रियम हमारे मेंस्ट्रुअल फेज में नष्ट हो चुका था। उसी एंडोमेट्रियम का ये फिर से निर्माण कर लेता है और इस पूरे फ्लो को, इस पूरे चार्ट को, इस पूरी अवस्था को हम कहेंगे प्री ओव्यूलेटरी फेज। और इसी प्री ओव्यूलेटरी फेज को हम एक और नाम से भी जानते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रीपेरेटिव फेज। क्या कहते हैं? प्रीपेरेटिव फेज। यहां पर लिख देते हैं प्रीपेरेटिव फेज, प्री ओव्यूलेटरी फेज और प्रीपेरेटिव फेज। तो मैं आशा करता हूं कि ये दोनों पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आप जल्दी से इन पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं तीसरे पॉइंट्स की ओर, तीसरे फेज की ओर, जिसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन या फिर ओव्यूलेटरी फेज। अब हम बात करेंगे तीसरे फेज के बारे में, जिसको हम ओव्यूलेटरी फेज के नाम से जानते हैं, या फिर इसको हम ओव्यूलेशन फेज के नाम से जानते हैं। जैसा कि हमने दो फेजेस के बारे में जान लिया, मेंस्ट्रुअल फेज, प्री ओव्यूलेटरी फेज। अब हम जानेंगे ओव्यूलेटरी फेज। अब ओव्यूलेटरी फेज जो होता है दोस्तों, वो केवल एक दिन का होता है। कौन सा दिन? 14वां दिन जो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 14वां दिन होता है, वो होता है ओव्यूलेटरी फेज का। ओव्यूलेटरी फेज का वो 14वां दिन होता है, जिसमें सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है अंडाशय से, ओवरी से। तो दोस्तों ओव्यूलेटरी फेज जो होता है वो किस प्रकार से काम करता है उसको जान लेते हैं। तो सेकेंडरी फेज में एस्ट्रोजन बना था। एस्ट्रोजन जो था वो यूटेरस की दीवार को फिर से बना दिया, यानी कि एंडोमेट्रियम को फिर से बना दिया। अब यहाँ पर जो एस्ट्रोजन निकला था उसकी अधिक मात्रा का फीडबैक पहुंचेगा, अधिक मात्रा का फीडबैक पहुंचेगा, यानी कि सकारात्मक संदेश पहुंचेगा। कहां पर पहुंचेगा? वो पहुंचेगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और बताएगा कि एस्ट्रोजन की जो मात्रा है वो बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। एस्ट्रोजन की मात्रा बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। तब वहां से एस्ट्रोजन निकलना बंद हो जाएगा और उसके बाद दूसरा हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो दो हार्मोन सीक्रेट हुए थे, एक FSH और एक LH, तो वहां से दूसरा हार्मोन LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकलेगा। यहाँ पर देखिए एस्ट्रोजन हार्मोन की अधिक मात्रा का पॉजिटिव फीडबैक पहुंचा कहां? पिट्यूटरी ग्लैंड पर, और पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकला, और ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो ब्लड की सहायता से पहुंचा फॉलिकल्स में। फॉलिकल्स में पहुंचने के बाद ये रप्चर्ड कर देगा ग्रैफियन फॉलिकल को। ग्रैफियन फॉलिकल यानी कि इस वाले फॉलिकल्स को रप्चर्ड करेगा। ये जो तीसरा है, इस ग्रैफियन फॉलिकल को रप्चर्ड करेगा, और रप्चर्ड करने के बाद निकलेगा यहाँ से सेकेंडरी oocyte। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया है सेकेंडरी oocyte कम्स आउट व्हेन द ग्रैफियन फॉलिकल्स रप्चर्ड बाय द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। क्या हमने बताया कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के द्वारा ग्रैफियन फॉलिकल्स रप्चर्ड हुआ, उसके बाद सेकेंडरी oocyte बाहर निकला। यहां पर देखिए ग्रैफियन फॉलिकल्स रप्चर्ड हो गया। रप्चर्ड होने के बाद ये जो है, ये जो संरचना है, ये कहलाएगी आपकी सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte यहां पर भी हमने बना दिया है। ग्रैफियन फॉलिकल रप्चर्ड हुआ, उसके बाद सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया, और इस फ्लोचार्ट को हम कहेंगे ओव्यूलेटरी फेज या फिर ओव्यूलेशन फेज। आई होप आपको ये फेज भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं लास्ट फेज की ओर, जिसको हम कहते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। व्हाट इज द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज? इसके बाद हम आपको बताएंगे दो ऐसे टर्म्स जो आपको अपने जीवन काल में हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है, क्योंकि वो बहुत ही जरूरी होता है और कंपटीशन एग्जाम में तो बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं चौथे फेज के बारे में। जो आखिरी फेज है हमारा, वो है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, यानी कि ओव्यूलेशन के बाद की जो फेज होती है उसको हम कहते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, जो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज होता है वो 15वें दिन से लेकर के 28वें दिन तक होता है। कैसे? हमारा जो 1 से 5 दिन का फेज था वो था मेंस्ट्रुअल फेज, उसके बाद आया 6 से 13 दिन का जो फेज वो हो गया प्री ओव्यूलेटरी फेज, उसके बाद 14वें दिन यानी कि केवल एक ही दिन का जो फेज था वो था ओव्यूलेशन, जिसको हम ओव्यूलेटरी फेज के नाम से जानते हैं। अब ओव्यूलेशन दैट मींस ओव्यूलेटरी फेज के बाद जो बचा 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27 और 28, ये इतने दिनों तक की जो फेज होगी, अवस्था होगी, वो कहलाएगी पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। तो इसलिए हमने यहां पर लिख दिया है 15th to 28th डेज। तो जो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज होता है वो आता है ओव्यूलेशन के बाद। अब ओव्यूलेशन से जो सेकेंडरी oocyte बना, कैसे बना? ग्रेफियन फॉलिकल्स को रप्चर्ड करके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के प्रेजेंस में। अब एक ही ग्रेफियन फॉलिकल्स रप्चर्ड हुआ और सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गया। अब उसके बाद जो शेष बचे हुए ग्रेफियन फॉलिकल्स है, देखिए यहाँ पर केवल एक ग्रेफियन फॉलिकल्स रप्चर्ड हुआ, सेकेंडरी oocyte बाहर निकला। अब इसके बाद 1 2 3 4, ये 4 ग्रेफियन फॉलिकल्स बच गए। अब इन 4 ग्रेफियन फॉलिकल्स का होगा क्या? क्या होगा? वही फेज जो होता है वो होता है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। तो ग्रेफियन फॉलिकल्स जो बचे हुए हैं वो बदल जाते हैं एक पीले रंग की संरचना में। यहां पर देखिए, बदल जाते हैं एक पीले रंग की संरचना में। अब इस पीले रंग की संरचना को क्या कहते हैं? कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो सिक्रीट करता है मेजर अमाउंट, यानी कि अधिक मात्रा में, सबसे ज्यादा मात्रा में सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की, और माइनर अमाउंट यानी कि सबसे कम मात्रा में सिक्रीट करता है एस्ट्रोजन की। इसकी एस्ट्रोजन की। तो याद रखिए कि हमने पहले भी बताया था कि जब एस्ट्रोजन की कमी हुई थी तो क्या हुआ था, अभी फिर भी बताएंगे हम आपको। और ये जो कार्पस ल्यूटियम होता है थोड़ी देर के बाद बदल जाता है कार्पस एम्बिकेंस, यानी कि एक पतले से धागे की संरचना में। तो कार्पस ल्यूटियम से सिक्रीट हुआ प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन अधिक मात्रा में, एस्ट्रोजन कम मात्रा में। जब कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट किया एस्ट्रोजन को कम मात्रा में, तो क्या होगा? जो यूटेरस की दीवार होगी, यहां पर देखिए, यूटेरस की जो दीवार होगी वो सिकुड़ने लग जाएगी। जब सिकुड़ेगी तो जो हमारा एंडोमेट्रियम होता है, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ये फिर से रीजनरेट होने लगेगी, रीजनरेट होने लगेगी, यानी कि नष्ट होने लगेगी। जब नष्ट होने लगेगी तो फिर से आ जाएगा ब्लीडिंग, यानी कि ये ब्लड के साथ बाहर निकलने लगेगी। ब्लड के साथ बाहर कौन सी फेज में निकली? ठीक है, जो एंडोमेट्रियम थी वो ब्लड के साथ किस फेज में बाहर निकली थी? वो ब्लड के साथ बाहर निकल। देखिए, जब एस्ट्रोजन की मात्रा कम हुई तो यूटेरस की जो दीवार है वो सिकुड़ गई। सिकुड़ने के बाद क्या हुआ कि जो एंडोमेट्रियम था, यूटेरस की सबसे आंतरिक भित्ति एंडोमेट्रियम, वो नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और नष्ट होने के बाद क्या करेगा कि वो ब्लड के साथ योनि द्वार से बाहर निकलने लगेगी। तो हमने आपको पहले भी बता दिया है, पहले ही फेज में बता दिया कि जो एस्ट्रोजन होता है उसकी मात्रा जब कम होती है तो यूटेरस की जो दीवार होती है वो सिकुड़ने लगती है। सिकुड़ने के बाद यूटेरस की सबसे अंदर की भित्ति होती है एंडोमेट्रियम, वो नष्ट हो जाती है, और नष्ट होने के बाद ब्लड के साथ बाहर निकलने लगती है। तो यही 1 से 5 दिन का फेज था जिसको हम मेंस्ट्रुअल फेज कहेंगे। तो यहाँ पर फिर से शुरू हो जाएगा पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज के बाद मेंस्ट्रुअल फेज, और इसी पूरी साइकिल को हम कहेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखिए, एक टाइम ऐसा आता है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं शुरू होता है। कब? जब ओव्यूलेशन के बाद, ओव्यूलेटरी फेज के बाद कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है। कोई फीमेल जब प्रेग्नेंट हो जाएगी तो कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है वो आना बंद हो जाता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो बंद हो जाता है। और देखिए, किसी फीमेल में हमने 2 टर्म्स छोड़ दिए थे, आखिरी में बता देते हैं। किसी फीमेल में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पहली बार आता है, लाइफ में फर्स्ट बार, यानी कि 12 से 13 वर्ष की अवस्था में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उसको कहते हैं मेनार्क। क्या कहते हैं? मेनार्क, यानी कि क्या? मेनार्क को कहेंगे हम रजो दर्शन। और किसी फीमेल में जब आखिरी बार, उसके बाद कभी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है तो उसको कहेंगे मेनोपॉज। क्या कहेंगे? मेनोपॉज, जिसको हिंदी में कहेंगे ऋजुवृत्ति। आई होप आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितनी भी बातें हमने बताई वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और माफी चाहूंगा कि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि हमने हर पॉइंट्स को अच्छे से समझाने की कोशिश की है आपको, और आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
मैं यही आशा करता हूँ आपसे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।